Hello everyone. So this is the first chapter of your civics book that is power sharing. ठीक है, हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, क्लास 9 का भी फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग के बारे में। आपने पिछली क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में, आई गेस वोटिंग के बारे में पढ़ा है। अब हमको पढ़ना है कि पावर शेयरिंग इज द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एनी पॉलिटिक्स इन द होल वर्ल्ड, राइट। अभी पावर शेयरिंग कैसे होती है, या पावर शेयरिंग होती ही क्या है, या व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज डिजायरेबल, है ना, एंड व्हाट आर द वर्स्ट इम्पैक्ट इफ इट इज, है ना, इफ इट इज नॉट हैपनिंग। तो इन सब का क्या रेलिवेंस है, क्या हम सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, वो सब कुछ हमें पढ़ना है। सी, आप जो भी सोशल साइंस से पढ़ते हैं, आप इसको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा करिए। आप इसको डिस्टेंट रियलिटी की तरह मत देखिए कि ये तो बहुत दूर की रियलिटी है। सी, इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ ओनली। ठीक है, आपके इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, बस आपको देखने का वो नजरिया चाहिए और आपको सब कुछ अपने आसपास से दिखने लग जाएगा। सब कुछ आप उसे आसपास से रिलेट करने लग जाएंगे, एंड यू विल ट्राई टू, ना, यू विल देन try to give good examples, right? Write good examples at least. अब वही बेल्जियम, श्रीलंका के एग्जाम्पल्स लिखते से फॉर एन एग्जामिनर इट्स वेरी बोरिंग, राइट। अगर आप कुछ और बिल्कुल रिलेटेबल एग्जाम्पल लिख देंगे ना, तो इट विल गेट यू गुड मार्क्स, राइट। इट विल help you to fetch very good marks, right? One mark is very important in the examination, right? So हम पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होती है, और हम इसे अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सबसे पहले यही वाला पिक्चर आप लोग के लिए लगाया है। ठीक है, कि ताकि आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाओ और समझ पाए कि पावर शेयरिंग होती क्या है। सी, अगर कोई फैमिली ट्रिप बन रहा है या फ्रेंड्स का ट्रिप बन रहा है, सिंपली कोई हमें आउटिंग के लिए बाहर जाना है, ठीक है, तो कई बार हम क्या देखते हैं कि एक इंसान ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है। और उसके बाद क्या होता है, वही सब कुछ डिसाइड करता है कि वेयर टू गो, व्हाट टू ईट, वेयर वी स्टे, है ना, हम कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, किस समय जाएंगे, कब तक आएंगे। सी, तो उससे बाकी लोगों की चॉइस तो सुनी नहीं गई, और बाकी लोग उतने लेवल पे एंजॉय भी नहीं कर पाते कई बार। ठीक है, उन्हें लगता है हमारी तो बात मानी नहीं गई, हमें तो ये खाना नहीं था, या हमारे लिए टाइमिंग सुटेबल नहीं था, या जो भी है। ठीक है, तो अगर एक ही फ्रेंड डिसाइड करे तो बाकी लोग कह रहे हैं कि मतलब ये तो मेरे ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, या फिर मेरी तरह की एक्टिविटी ही इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, या फिर मेरे तो चॉइस नहीं बन रही है, मेरा तो टेस्ट ही बन रहा है। बट ये पावर शेयरिंग नहीं होने का रिजल्ट है। ठीक है, पर अगर सब लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने एडवांटेज के हिसाब से अपनी अपनी राय दें, और उसके कलेक्शन में जाके एक डिसीजन लिया जाए, तो एक इंक्लूसिव डिसीजन होगा, और एक बेटर डिसीजन होगा, और एक सस्टेनेबल डिसीजन भी होगा, क्योंकि आपकी ट्रिप फिर क्या होगी, आराम से स्मूथली रन कर पाएगी, कि सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करा है। ठीक है, तो एक फ्रेंड ने डेस्टिनेशन चूज कर लिया है, शायद उसके पास ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है, या जिसकी इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी है, उसने बजट मेंटेन कर लिया। ठीक है, जिसको ऑनलाइन ज्यादा अच्छी चीजें आती है, आईटी में वो ज्यादा अच्छा है, तो उसने टिकट बुक कर लिए। बाकी किसी की प्लानिंग अच्छी है, फाइनेंस में अच्छा है, तो उसने एक्टिविटीज प्लान कर ली, और बाकी किसी ने इन सबके साथ मिलकर इनकी इनकी हेल्प कर दी। तो अब क्या होगा, सब लोग खुश रहेंगे, है ना, सबकी बात मानी गई है, सब लोग को उतना ही इक्वली एंजॉय करने का मौका मिलेगा। So this is known as power sharing. Power sharing is a distribution of power among different people, groups, institutions, and levels of government, so that no single person or group has complete control over decision making. आपकी फैमिली में भी इवन जब आप छोटे थे तब तो बात अलग थी, पर द वे यू ग्रो अप, ना, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आगे आपकी एज बढ़ रही है, अगर आपसे बिना पूछे कोई लाइफ डिसीजन ले लिया जाता है, तो यू ऑल्सो फील वेरी, यू नो, बैड अबाउट इट, राइट, कि मुझे तो इंक्लूड ही नहीं करा गया डिसीजन में, या फिर मेरे लिए तो ये डिसीजन शायद है नहीं, है ना, आपसे बिना पूछे आपके सब्जेक्ट ले लेना, या फिर आपसे बिना पूछे डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से कॉलेज करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो इन सब डिसीजंस में आपकी भी इच्छा उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके पेरेंट्स की, राइट। तो इसको ही कहते हैं पावर शेयरिंग, है ना, कि सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं, सबके पर्सपेक्टिव को सुन रहे हैं, और सबके पर्सपेक्टिव पे इक्वली ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये देख के नहीं कि ये तो हमारे घर के ब्रेड विनर है तो इनकी बात ज्यादा मानी जाएगी, कोई हमारे घर में ब्रेड विनर नहीं है या सिर्फ पढ़ रहा है तो उसकी बात कम मानी जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे सोसाइटी लेवल पे भी होता है। ठीक है, कि अगर पॉलिटिक्स में या पार्लियामेंट में, है ना, डिसीजन सबके हिसाब से लिए जाते हैं, ऑपोजिशन भी अपने पूरे पूरे आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है, तभी तभी डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं। अगर सिर्फ
गवर्नमेंट के दम पे सारे डिसीजन लिए जाने लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फिर सब कुछ ही खराब हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिशन इज बैलेंसिंग देयर पावर, राइट। ऑपोजिशन ही उनकी पावर को बैलेंस कर रहा है, तभी के डिसीजंस क्या होते हैं, बहुत रेडिकली नहीं लेकर लिए जा सकते, ठीक है। अब हमारी बुक में हमको 2 केस स्टडीज दी गई हैं, 2 स्टोरीज बताई गई हैं पावर शेयरिंग को समझाने के लिए। एक स्टोरी में पॉजिटिव स्टोरी है, पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से हुई, मतलब अच्छे से डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करा गया और डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करी गई। तो उससे क्या हुआ, उससे वहाँ पे मतलब वेल्थ आई अच्छे से, डेवलपमेंट अच्छे से हो पाया। और दूसरी जगह पे हम क्या देखेंगे कि पावर शेयरिंग उतनी अच्छे से नहीं हुई, है ना, डाइवर्सिटी को नहीं सेलिब्रेट करा गया और जो मेजोरिटी था उसने ओवर रूल कर दिया और सिविल वॉर जैसी कंडीशंस आ गई, ठीक है। तो हमको बस यही पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंड ऑफ द ईयर तो वैसे भी याद हो जाएंगे, अब इतनी बार चैप्टर पढ़ चुके होगे, आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। तो अगर आपको भी नहीं भी याद हो रहा है तो आपके दिमाग में बस इतना भी क्लियर है ना कि कौन मेजोरिटी में कौन माइनॉरिटी में, दैट विल बी सफिशिएंट, राइट। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो बेल्जियम के बारे में हमको पहले पढ़ना है। बेल्जियम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ठीक है। वहाँ पे भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे 59% लोग क्या बोल रहे हैं, डच डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे, जो कि फ्लेमिश रीजन में रह रही है। और 40% पीपल जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, जो कि वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। अब वहाँ पे 1% जो पॉपुलेशन है वो जर्मन स्पीकिंग है, राइट। सी वहाँ पे कंट्रीज ना बहुत छोटी छोटी हैं, तो उस वजह से डाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा चेंज ऑफ लैंग्वेज बहुत रैपिड है वहाँ पे ना, आप ज़रा सा ट्रैवल करोगे तुरंत आपको चेंज ऑफ लैंग्वेज वहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि कंट्री बहुत छोटी है, पॉपुलेशन भी कमी है, पर डाइवर्सिटी इज ह्यूज, राइट। फिर है इन द कैपिटल ऑफ ब्रूसल्स, जैसे हमारा कैपिटल है दिल्ली, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है सब कुछ चीजें। 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है। और 20% लोग डच स्पीकिंग है, ओके। से हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि फ्रेंच आर मोर एडवांस्ड, राइट। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल डिसीजंस उनके हुए, कुछ ऐसी वॉर्स उन्होंने लड़ी जिसकी वजह से फ्रेंच पीपल आर एडवांस्ड, राइट। पर डच थोड़ा सा पीछे रह गए, पर अब वो इस डिसएडवांटेज का फायदा नहीं उठाएंगे, है ना। वो इसको अकोमोडेट करेंगे। अकोमोडेशन का मतलब होता है इसको सही तरह से इसका सॉल्यूशन लेकर आना, ठीक है। इसमें किसी के साथ गलत ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी कहीं पे भी नहीं है, इतनी डाइवर्सिटी, ठीक है। अब धीमे धीमे टेंशन होना शुरू होती है। क्यों टेंशन होना, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच पीपल आर मोर एडवांस्ड, मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, राइट। तो उनकी कम्युनिटी पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल हो रही है। जो जो रिच क्लास होता रहेगा पॉलिटिकली उसकी पावर बढ़ती ही जाती है, वी ऑल नो, राइट। लेकिन डच भी, जो डच लोग हैं या फिर जो डच बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, जो कि सच भी है, क्योंकि द फ्रेंच आर वेरी स्मार्ट एंड एडवांस, राइट। अब इसकी वजह से क्या होता है 1950 और 16 में सम सॉर्ट ऑफ टेंशन होना स्टार्ट करते हैं ना। जैसे हमारे कंट्री में हम देखते हैं, साउथ सदर्न कंट्रीज, सॉरी सदर्न स्टेट्स में देखिए, नदर्न स्टेट में देखिए, हमारे यहाँ भी एक ये बैरियर रहता है, ठीक है, लैंग्वेज का। तो वैसे ही कुछ भी वहाँ पे टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। पर अब एज अ कंट्री उनको ये बात सताने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन भले ही बहुत छोटी हैं आज के लेवल पे, इतना प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पर धीमे धीमे इट विल टर्न इनटू अ सिविल वॉर, इट विल टर्न इनटू अ ह्यूज टर्मोइल, राइट। तो ऐसा ना हो जाए कि कंट्री ही डिवाइड हो जाए, वैसे इतनी छोटी सी कंट्री है, और डिवाइड हो गई और कंफ्लिक्ट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देन द बेल्जियन लीडर डिसाइडेड कि, बेल्जियन लीडर्स मतलब बेल्जियम के जो लीडर्स हैं, ठीक है, दे डिसाइडेड कि हमें इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, किसी एक ग्रुप को डोमिनेट करने नहीं देना है, अदरवाइज द पीपल विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, है ना। पीपल के अंदर कंफ्लिक्ट आएंगे और लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और प्रोटेस्ट लॉन्ग टर्म में किसी भी कंट्री के लिए हार्मफुल है ही, ठीक है। तो वो एक कंट्री में ना, मैं कहूँगी, टर्मोइल आते कंट्री में, ट्रस्ट की भावना नहीं रहती, जस्ट सिचुएशंस नहीं रह जाती है, क्राइम बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। माहौल बिल्कुल वॉर सिचुएशन जैसा हो जाता है ना, पीसफुल माहौल नहीं रह जाता। तो अब बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, और उसकी वजह से जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो ज़्यादा ही ध्यान दे देते हैं, तो वो क्राइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। अब ये लोग पावर शेयरिंग करते हैं, और कैसे करते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मैप ऑफ बेल्जियम, राइट। यू कैन रेफर टू दिस, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली मैप देख सकते हैं कि फ्लेमिश रीजन कहाँ पर है, जहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन है। तो ये रेड वाला पार्ट आपका वेलोनियन रीजन है, फ्रेंच स्पीकिंग वाला, और ये ऑरेंज पार्ट आपका ब्रुसेल्स वाला पार्ट, और जर्मन स्पीकिंग
यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में रह रही है, ठीक है। अब स्टेप्स क्या लिए जाते हैं इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए? पहला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, राइट। इस बात में डिपेंड नहीं होगा कि किसकी पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, वी विल गिव रिप्रेजेंटेशन इक्वली, राइट, राइट टू इक्वालिटी, वी ऑल नो, है ना। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को भी और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को भी। ये नहीं होगा कि इनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा है तो चलो अब इनकी बात ज्यादा मानी जाएगी, इनकी पॉपुलेशन कम है तो चलो अब इनकी बात हमको थोड़ा हटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बात इक्वली इंपॉर्टेंस पे रख के चलनी है। नो मेजर डिसीजन कुड बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स, एनी डिसीजन टू बी टेकन रिक्वायर्स द वोटिंग ऑफ बोथ द ग्रुप्स, है ना, दोनों ग्रुप्स की हामी होगी तभी वो डिसीजन लिया जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी टेकन, राइट। दिस प्रिवेंटेड डोमिनेशन ऑफ बाय वन कम्युनिटी, क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर एक ही कम्युनिटी ले सकती है ना, तो उससे क्या होगा, वो अपने फायदे के लिए ही लेगी, ऑफ कोर्स उसमें किसी और को नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, उसको क्या दिक्कत है। तो उस वजह से क्या होगा, धीमे धीमे ये कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इज रीजनल गवर्नमेंट, जस्ट लाइक अवर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हर रीजन की डिमांड अलग है, हर रीजन के पास रिसोर्सेज अलग है, ठीक है। हर रीजन का कंपेरेटिव एडवांटेज अलग है, सो दे कैन यू नो apply this concept of regional government to accommodate their diversity in a better way manner, right. Several power were transferred from central government to regional government for better accommodation, right, for better inclusivity, है ना, कि जिस भी रीजन की जो भी कंपेरेटिव एडवांटेज है वो उसको अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए। रीजनल गवर्नमेंट कुड टेक डिसीजन ऑन लोकल मैटर्स, दिस अलाउड कम्युनिटीज टू मैनेज देयर ओन मैटर्स, राइट, कि लोकली मैटर्स को मैनेज करा जाए। सी हमारे लोकल सिटी में कुछ हो रहा है तो इसका डिसीजन पार्लियामेंट लेगी, देन इट विल बी अ ह्यूज बर्डन फॉर द पार्लियामेंट इटसेल्फ, राइट, क्योंकि इतने सारे सिटीज हैं। पर सिटी का डिसीजन सिटी लेवल पे ही लिया जा सकता है, इसको ही हम लोकल लेवल कहते हैं। तो डिसीजन अच्छे से लिए जा सकते हैं और उनको सोल्यूशन भी जल्दी से जल्द हमको मिल सकता है, ठीक है। अब रूजर्स के लिए क्या अरेंजमेंट बनाए गए, वहां पे दोनों ही पार्टी को फिर से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन वॉज प्रोवाइडेड टू बोथ द ग्रुप, दिस प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ डच एंड फ्रेंच पीपल, लाइक, है ना। अब ये भी नहीं कर सकते कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको ज्यादा पावर दे दी तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो मेजोरिटी वाले प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों को इक्वली रखा गया, है ना, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म पीस मेंटेन हो सके, राइट। फिर क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, या फिर एजुकेशन कैसे प्रमोट होगा, या फिर कल्चर कैसे प्रमोट होगा, या फिर रिलीजन बेस्ड एजुकेशन कैसे प्रमोट होगा, है ना। सबकी रीजन की कुछ अलग एजुकेशन प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, कुछ अलग एजुकेशन लर्निंग होती है, वो कैसे प्रमोट होगी। हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कहीं पीछे ना छोड़ने क्वालिटी के चक्कर में, तो उसके लिए भी एक स्पेशल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट, टू टेक द डिसीजन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। इसकी वजह से एथनिक टेंशन भी कम हो गए, हर कम्युनिटी को लगने लगा कि हाँ वी कैन कॉपरेट बेटर, वी कैन डू वर्क बेटर टुगेदर, राइट। नेशन यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेन रही, और डेमोक्रेसी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था लेक्चर के कि पावर शेयरिंग इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, इट इज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद डेमोक्रेसी वोंट सर्वाइव, राइट, मच लॉन्गर, राइट, तो फिर डेमोक्रेसी बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ से हम हर स्टोरी का लेसन होता है, स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, तो ले सकते हैं शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज प्रमोट पीस, यूनिटी, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल पीस एज वेल, है ना, इंटरनेशनल इमेज एज वेल। आपकी इंटरनेशनल, आपकी खुद की कंट्री में सिविल वॉर चल रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से अब कुछ नहीं है, आपका कोई कहने का कुछ ज्यादा हक नहीं बनता है ना। आपके घर घर में झगड़े चल रहे हैं, आप किसी और के घर के झगड़े कभी नहीं सुन, मतलब कभी कुछ कह नहीं पाओगे आप उनके लिए, है ना, कि क्या होना चाहिए, अनटिल अनलेस योर ओन होम इज पीसफुल, राइट, जिसका घर का खुद का घर पीसफुल होता है वही, उनसे ही लोग राय मांगते हैं, उनसे ही वही लोग अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एज अ कंट्री लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, कि ना सिर्फ कंट्री लेवल पे ही पर इंटरनेशनल इमेज भी आपकी बहुत इंप्रूव कर देता है, ठीक है। अब हम आते हैं श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देश, है ना, इट्स एन आइसलैंड कंट्री, ठीक है। बहुत पुराना कनेक्शन है हमारा श्रीलंका से, है ना, हम सबने रामायण की स्टोरी पढ़ रखी है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, तो बस श्रीलंका से हमारे बहुत हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी रहे हैं। साउथ ऑफ इंडिया में एक आइसलैंड नेशन है, वहाँ पे भी कुछ ऐसी डाइवर्सिटी है, 74% वहाँ के सिन्हाला स्पीकर्स है और 18% तमिल स्पीकर। सी तमिलनाडु इज वेरी नियर टू श्रीलंका, सो फिशिंग पर्पसेस के लिए तमिलनाडु के कई सारे लोग भी वहाँ पे
settled हो गया as their permanent residence, right? The Tamil population includes Sri Lankan Tamilians and Indian Tamils, right? Therefore, Sri Lanka is a multi-ethnic society. वहाँ पे multiple ethnicities है, not more than India, but yes, there are. तो अब वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे बेल्जियम का उल्टा हो रहा है कुछ कुछ। वहाँ पे इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करा जा रहा। वहाँ पे क्या करा जा रहा है कि द पीपल हु होल्ड्स मेजोरिटी पावर विल give more importance, will take more decisions, right? जिनके पास मेजोरिटी पावर है, जिनका नंबर ज्यादा है, वो ज्यादा डिसीजन ले पाएंगे, या फिर उनके डिसीजन ही देखे जाएंगे, उनके डिसीजन ही एग्जीक्यूट होंगे, राइट? जिनके जिनके नंबर कम है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स में है, उनके डिसीजन नहीं ले जाएंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? बट इट वाज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सो वी हैव टू रीड इट। तो 1948 में उनको भी इंडिपेंडेंस मिलती है हमारे एक साल बाद, ठीक है। And they believe that the policies that they were making should be, mainly for the Sinhalas भी है ना। माइनॉरिटी जाए जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी मेजोरिटी को रूल करना है, हमें अपनी मेजोरिटी के लिए सारे डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। एंड दिस अप्रोच इज नोन एज मेजोरिटेनिज्म, है ना। कोई भी वर्ड इसके आगे आईएसएम लगा रहता है, इट्स आइडियोलॉजी कि आपकी विचार कैसे हैं उस चीज को लेके, ठीक है। तो उनका एक आइडियोलॉजी ही बन गई कि जो भी लोग मेजोरिटी में है किसी कंट्री में, ठीक है, या फिर हमारी कंट्री में, हम उनके हिसाब से ही डिसीजन लेंगे और वही सही है, ठीक है। इट्स लाइक टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड ऑल्सो प्रमोटिंग इट, है ना। फिर है मीनिंग ऑफ मेजोरिटिज्म, वेरी इजी, आपके पेपर में 1 मार्क्स में आ सकता है। मेजोरिटिज्म मीन्स रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी, द मेजोरिटी यूज इज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, वेरी वेग, आई गेस, है ना, वेग पैरामीटर टू टेक एनी डिसीजन, है ना। क्यों, किसी का नंबर ज्यादा है तो वो डिसीजन मेकर को डोमिनेट कैसे कर सकता है, राइट? ऐसे तो हमारी कंट्री में डेमोग्राफिक डिवीजन ज्यादा है, हमारे कंट्री में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें तो सारे डिसीजन उनके हिसाब से ले लेने चाहिए, है ना। हमारे घरों में तो पर ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है हमारे घरों में उसका, तो है ना। हमारे घर में तो हमको नहीं लगता, एटलीस्ट इन इंडियन सोसाइटी वी डू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू यंगस्टर्स, राइट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट आर ऑफन इग्नोर्ड एंड निग्लेक्टेड, है ना। जैसे हमारे घरों में हम लोग की आवाज दबाई जाती है, वैसे ही माइनॉरिटी लोग की भी आवाज दबने लगी, ठीक है। तो श्रीलंका का छोटा सा मैप दिया हुआ है कि श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रह रहे हैं, सिन्हालीज, देखिए मेजोरिटी एरिया में वही रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट फॉर ए रेफरेंस, राइट? फिर है पॉलिसीज, सी पहले से ही आइडियोलॉजी भी खराब है, और इसके बाद पॉलिसीज भी ऐसी लेकर आ रहे हैं जो सिचुएशन को खराब करने वाली है, जो डिसेंटमेंट बढ़ाने वाली है लोगों में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, राइट? सिन्हालाज ओनली एक्ट, यानी कि सिर्फ सिन्हालाज की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक्ट लेकर आया गया है। सिन्हालाज वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, वेरी रॉन्ग मूव, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करना, इट्स वेरी रेडिकल मूव, राइट? Tamil language was not given equal recognition, very evident. Tamil speaking people face difficulties in administration government jobs. See, होता क्या है, जब आप किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हो, इट मीन्स कि अब आप उसी लैंग्वेज में पेपर्स दे सकते हो, उसी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा आपको टू गेट अ जॉब, टू गेट इनटू सर्विसेज, टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है। अब ये तो बहुत ही मुझे लगता है रेडिकल मूव होगा, वे एब्सर्ड डिसीजन, राइट? कि आपको, जैसे इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो जाए, वैसे तो ऐसा होगा तो सिविल वॉर हो जाएगी इंडिया में भी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, कि सिर्फ इंग्लिश में ही जॉब्स मिलेंगी और भी कोई लैंग्वेज वाले को जॉब नहीं मिलने वाली, तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड सिविल वॉर एज वेल, है ना। इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ हर पेपर बहुत सारी लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी होते हैं। सो इट्स अ बेटर वे टू अकोमोडेट एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और हम देखेंगे इसका क्या अभी रिजल्ट आने वाला है। प्रेफरेंसेस इन जॉब एंड एजुकेशन, आपने एक्ट ही ऐसा बना दिया है कि प्रेफरेंस की तो कोई जरूरत ही नहीं बची है ना। इट्स लाइक कि आपने एक्ट ऐसा बनाया कि माइनॉरिटी को हम सिर्फ देंगे जॉब और फिर रिजर्वेशन भी दे रहे हो, तो फिर ये तो नहीं बन सकता ना। आपने पहले से इन हालात को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह प्रमोट कर दिया है, अब आप कह रहे हो हम उनको ही गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू रिजर्वेशन भी देंगे टू गेट देम फॉरवर्ड बैकिंग, राइट? हम उनको आगे रख सकें इसलिए। सी इट विल क्रिएट अ वेरी रॉन्ग सिचुएशन, राइट? मोर अपॉर्चुनिटीज were provided to the majority community. Tamils feel that they were treated unfairly. Obviously हमें भी लग रहा है कि भाई उन लोग से गलत हो रहा है, तो उन्हें तो लगेगा ही। स्पेशल स्टेटस टू बुद्धिज्म, अगेन अ वेरी
रॉन्ग डिसीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन, राइट? स्टेट का कोई भी रिलीजन हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है उस कंट्री में, ठीक है? बुद्धिज्म को एज अ स्टेट रिलीजन घोषित कर देना या बुद्धिज्म को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देना विद द बैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कहीं पे भी किसी भी रिलीजन को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हम कर रहे हैं पर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो नहीं मिला है, ठीक है? माइनॉरिटी ग्रुप से लगा अब तो भाई हद ही हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपने लेकर आ गए कि बुद्धिज्म को स्पेशल स्टेटस देना है, तो बाकी सारे रिलीजन का क्या होगा, है ना? तो उस वजह से भी और ज़्यादा रिसेंटमेंट बढ़ने लग गया। सी किसी भी कंट्री का जो मैं कहूँगी ना मिरर होता है, जो सोसाइटी का मिरर होता है, वो होता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? किसी कंट्री में चोर ही रहते हैं, किसी कंट्री में सिर्फ टेररिस्ट ही रहते हैं, तो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी टेररिज्म को या फिर चोरी को क्राइम नहीं बताया जाएगा, है ना? या उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी नहीं बताया जाएगा। लेकिन जिस कंट्री में ऐसा नहीं, उस कंट्री में तो ऐसा होगा ना। तो बस मिरर कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द मिरर ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बन रहा है, मिरर ऑफ द सोसाइटी। आपने सलाहला जोन एक्ट निकाल दिया, बुद्धिज्म को एज अ रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं आप, तो फिर उस वजह से क्या हो रहा है? इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी एज वेल। अब तमिल्स को मार्जिनलाइज फील होगा, यानी कि मार्जिनलाइज मतलब अलग फील होना, हमें लगना कि हम कुछ अलग सोसाइटी से आए हैं, अलग ग्रह से आए हैं हम लोग, ठीक है? दे बिलीव देयर लैंग्वेज एंड कल्चर वर being ignored, फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज ओवर टाइम। एंड देखिए पहले पहले तो ऐसा नहीं होता है, एक दिन में ऐसा नहीं हो कि आज हम लोग आज मेरे साथ गलत हो रहा है, चलो मैं कल प्रोटेस्ट कर देता हूँ। धीमे धीमे लॉन्ग टर्म में ऐसा होने लगता है कि यू विल फील कि हम कब तक सहेंगे, और हम कब तक सहेंगे, मेरी आगे जनरेशन कब तक सहेगी। सो इस मूव के साथ हम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और तमिल ने भी यही करा। ट्रस्ट टूटता चला गया एंड दे डिसाइडेड टू राइज अ प्रोटेस्ट, राइट? एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए, सोशल हार्मनी यूनिटी सब वीक हो गई, टेंशन होने लगे, सिविल वॉर होने लगे। सिविल वॉर इज वॉर कि आपकी कंट्री में ही सब आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, आप आपकी कंट्री में ही वॉर हो रही है एक तरह से, कोई और कंट्री की जरूरत नहीं आपको वॉर करने की, ठीक है? तो आपस में ही सब वॉर कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ, वॉर इज नेवर रिजल्ट इन पीस, है ना? तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफर सिग्निफिकेंटली एंड वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल, है ना? आपने पॉलिसीज ही ऐसी लाई, आप सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पे मतलब कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं कि डिविजन्स होते ही चले गए, और नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, और वीकनिंग हो गई, है ना? मतलब बिल्कुल ही डिस्ट्रस्ट हो गया पूरी सोसाइटी में, कोई ट्रस्ट ही नहीं बचा गवर्नमेंट के लिए, है ना? जब भी हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आती है, कोई भी कुछ भी कह ले, वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट, है ना? हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट हमको बचा लेगी। बाढ़ की सिचुएशन आती है, होम डू यू ट्रस्ट, है ना? आपको क्या लगता है भगवान आपको बचाएंगे आप आके, या आपको कोई बाहर से कोई कंट्री आएगी आपको बचाने के लिए, या कोई ऊपर से प्लैनेट से एलियन आ जाएगा आपको बचाने के लिए? यू ओनली ट्रस्ट गवर्नमेंट एट दैट मोमेंट, राइट? कि आपको पता है गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स आएंगे आपको बचाने के लिए, है ना? पैंडेमिक आया था, लॉकडाउन हुआ, वी ओनली ट्रस्टेड द गवर्नमेंट, राइट? पर जहाँ पे गवर्नमेंट पे ही ट्रस्ट नहीं है कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या करने वाली है, राइट? तो आप वहां तो मतलब आपस में ही लड़ोगे फिर रिसोर्सेज के लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है? अब है, अब ये हमने देख लिया ना कि यहाँ पे कैसे डिसीजन से क्या हुआ, वहां पे वैसे डिसीजन से क्या हो रहा था। राइट डिसीजन डेस्टिन देम टू हैव अ राइट डेस्टिनी, राइट? और यहाँ पे रॉन्ग डिसीजन से क्या हुआ, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो गया और सब कुछ ही तहस नहस हो गया, ठीक है? आज भी उस चक्कर में श्रीलंका में बहुत ज्यादा पीसफुल सिचुएशन नहीं रहती, आज भी वहाँ पे डिस्ट्रस्ट हमें दिखता है, ठीक है? हिस्ट्री इज रीशेपिंग इट्स प्रेजेंट, राइट? अब है कि पावर शेयरिंग होनी ही क्यों चाहिए, हमने देख तो लिया वैसे कि ना होने से क्या होने वाला है, पर चलिए बुक में एक नया टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं। पहले है प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि प्रैक्टिकल रीजन, वेरी वेल, है ना? प्रैक्टिकल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग होने से सोशल कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, होंगे तो मैनेजेबल होंगे, एंड डिफरेंट ग्रुप के बीच में जो टेंशन है वो इजीली मैनेज हो पाएंगे, मैनेजेबल होंगे। हमारा तो इतनी अच्छी पावर शेयरिंग है, इतनी अच्छी पावर शेयरिंग के प्रोविजन है, तब इतनी कन्फ्लिक्ट्स है, तब इतने सोशल कन्फ्लिक्ट्स है कि हमसे मैनेज नहीं होता है, ठीक है? when all communities get a share in decision making, they feel respected and included, है ना? when everyone feels कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, उनकी उनको इंक्लूड करा जा रहा है ना, सो दे फील मोर टू चेंज द वर्ल्ड, राइट? हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी, इसीलिए हम इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, है ना? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, हमको पता चल जाए कि हमारी गवर्नमेंट को सुनेगी ही नहीं सुनेगी, सो why will we ever waste our time, right? This helps in maintain political stability, peace and national unity. Countries with diverse population can avoid violence and division through power sharing, just like our country, है ना? हमारी कंट्री में भी हर लेवल पे पावर शेयरिंग है,
नो वन इज सुप्रीम, है ना, इन अवर कंट्री। हर किसी को किसी ना ऊपर के ऊपर सीनियर बनना पड़ता है और उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोविजन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल वहीं पे आपको बेल्जियम और डच वाला दिया गया कि कैसे वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई एंड दे मैनेज देयर कंफ्लिक्ट वेरी वेल, राइट। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छा हो गया। अब इंडिया का भी एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया फेडरल सिस्टम शेयर पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। हर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर होती है। हर रीजन को राइट है कि वो अपने रीजन को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। अभी ये बोल देते हैं कि नहीं, सिर्फ क्रिश्चियनिटी को राइट है कि वो अपना रीजन प्रमोट कर सकते हैं, बाकी किसी को राइट नहीं मिलेगा, तो भी प्रोटेस्ट हो जाएगा। पर ऐसा तो नहीं है। हमारे कंट्री में हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर रीजन अपने आप को प्रमोट कर सकता है, बट प्रमोशन डू नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्जन, है ना। आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, यू जस्ट ओनली, है ना, हैव द राइट टू प्रमोट, ठीक है। दिस हेल्प दिस हैज हेल्प मेंटेन यूनिटी डिस्पाइट इंडियंस ह्यूज डाइवर्सिटी, ठीक है। पावर शेयरिंग प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कीप्स द कंट्री यूनाइटेड, ठीक है। तो फर्स्ट इज मोरल रीजंस, यानी कि डेमोक्रेटिक रीजंस क्या है पावर शेयरिंग के, या फिर उसके एडवांटेजेस क्या है कि क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए, या वाई पावर शेयरिंग इज नीडेड इन अवर सोसाइटी, राइट। सो पावर शेयरिंग, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, इज द वेरी बेस एंड वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी इज ऑफ नो यूज एंड ऑफ नो वेल्थ, राइट। अगर डेमोक्रेसी का जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इट इज ओनली अबाउट पीपल, कि कैसे लोग डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर पावर शेयरिंग ही नहीं होगी, सो हाउ विल इट सर्वाइव, राइट। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही गवर्नमेंट बाय पीपल है, इसलिए लोगों को पावर मिलना, उनसे पावर शेयर होना इट्स वेरी मच नीडेड, राइट। एवरी कम्युनिटी एंड सिटीजन शुड हैव वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। पावर sorry people have the right to participate in governance, right, like all of us do participate in governance. We are not participating in directly but indirectly through the election, and we vote for the leaders who we want टू टेक डिसीजन फॉर अस, राइट। तो इस ऐसे ही हम इनडायरेक्टली वे में पावर शेयरिंग को सेलिब्रेट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। हम सब एक साथ जाके तो डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड विल क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दैट्स व्हाई वी indirectly, choose people for us so that they can take decision for all of us, right. Therefore power sharing is desirable not only for stability but also it is also morally right, है ना। So imagine a country where no one is asked their opinions, right, and a decision is just made and imposed on them, right. So it will create a huge conflicting situation that we all have seen in मल्टीपल टाइम्स इन हिस्ट्री, है ना, कि हमने हमेशा हिस्ट्री में देखा है कि कैसे पावर अक्यूमुलेट हो जाती है और सिर्फ लोगों के ओपिनियंस ना सुनते हुए उन पे डिसीजंस थोपे जाते हैं या उन पे इम्प्लाइड करे जाते हैं। शुरुआत में तो कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं हो पाता, पर धीमे धीमे रिसेंटमेंट इतना बढ़ जाता है कि लोग सड़क पे आ जाते हैं और कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, जो हमने श्रीलंका के रीजन्स में भी देखा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वेरी सिंपल। इन इलेक्शन एवरी अडल्ट सिटीजन गेट्स वन वोट regardless of caste, religion, gender and wealth. This is also power sharing, right, कि यहाँ पे किसी को कोई पैरामीटर नहीं लगाया गया है ना, कि आप इतने लिटरेट होंगे तो ही आप वोट दे सकते हैं, या आपके पास इतनी सर्टेन वेल्थ होगी देन ओनली यू कैन वोट, है ना, या आपको स्पेसिफिक जेंडर होना चाहिए तो ही आप वोट दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सी इलेक्शंस इज अ वेरी द मोस्ट आई कैन से इंक्लूसिव प्रोसेस ऑफ इंडिया, है ना, इसमें सबको इंक्लूड होता है, ठीक है। एंड इट्स मोस्ट ट्रांसपेरेंट एज वेल। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर इंडिया में पेपर्स होने लग जाए, सो आई गेस द ओनली टैलेंटेड पीपल कैन गेट थ्रू इट, है ना। लेकिन इलेक्शन इज ओनली थिंग दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन इंडिया, राइट। दिस रिफ्लेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग पॉलिटिकल पावर अमंग ऑल सिटीजन्स, ठीक है। तो इसके थ्रू सारे सिटीजन्स को उनकी पावर मिल जाती है। हमें लगता है हमारे पास पावर है नहीं, है ना, हमारे पास डायरेक्टली कोई पावर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली पावर का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी कांट हैव दिस टाइम कि हम सब जाके पार्लियामेंट में डिसीजंस लें अपने लिए, और कितने ही लोग पार्लियामेंट में बैठ पाएंगे एक साथ, है ना। तो इसलिए हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। द अल्टीमेट द अथॉरिटी लाइज विद अस ओनली, ठीक है। तो ये मॉरल रीजंस हो गया। अब है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो कि हमने श्रीलंका के केस में देखा। टायरनी वर्ड्स ओनली मीन्स ऑप्रेसिव एंड अनफेयर रूल्स, कि जब रूल तो हो रहा है पर वो इतना ऑप्रेसिव हो गया है कि इट इज मेरली इम्पोज्ड ऑन यू,
no matter what you feel, no matter it is doing good or bad with you, it is just imposed by an authority, and you just need to ruled by it. So it it is not अ गुड थिंग, राइट? इससे मतलब ही नहीं कि वो फेयर है या अनफेयर है ना? जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल्स इम्पोज़ करती थी, हम पे हेवी टैक्सेस लगाती थी, तो उसको भी हम टायरनी ही कहेंगे, है ना? कि वैसा रूल हम पे लगाना जो हमारे फ़ायदे के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो और टायरनी ऑफ मेजॉरिटी को हम कैसे समझेंगे? कि क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर ग्रुप की ज़्यादा है, इस बेसिस पे वो टायरनी रूल कर रहे हैं। इस बेसिस पे नॉर्मल रूल भी हो तो भी खराबी है, क्योंकि इंक्लूसिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो इट दे आर फ्रॉम माइनॉरिटी, राइट? हमारे पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द सीट्स आर फॉर मेजोरिटी पीपल, लाइक जो भी मेजोरिटी में जीतेगा उसको उतनी सीट्स मिल पाएंगे। बट सम सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी पीपल। क्यों वो सीट्स रिजर्व करके गई है? इसलिए रखी गई है ताकि माइनॉरिटी भी पीछे ना रह जाए। क्योंकि किसी का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम है, इसका ये तो मतलब नहीं कि हम उनकी डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प नहीं लेंगे या उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे या उनके प्रॉब्लम्स नहीं सुनेंगे। तो ओनली बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कोई पर्टिकुलर ग्रुप अपनी अथॉरिटी ज़्यादा दिखाने लग जाए, मेजॉरिटी रूल करने लग जाए, सो देन वी विल कॉल इट एज टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, जो कि हमने श्रीलंका के केस में भी देखा कि कैसे वहाँ पे सिर्फ मतलब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे, क्योंकि हमारा नंबर ज़्यादा है, इसीलिए हम तमिल्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट मेजॉरिटी रूल, ठीक है? देखिए, इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं। वैसे तो डेमोक्रेसी में जो जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ वोट मिलेंगे वही जीतने वाला है ना? पर सर्टेन सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल, फॉर द ग्रुप्स दैट आर इन माइनॉरिटी इन इंडिया, राइट? ताकि वो भी पीछे ना रह जाए। और इंक्लूसिविटी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, कि सबको इंक्लूड करा जा सके, वुमेन्स को भी। हम देखते हैं राज्यसभा में कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर which are filled by our executive, कि वहाँ पे भी सीट इसलिए रिजर्व करी जाती है ताकि एनीवन हु डू वेरी गुड इन देयर फील्ड, तो वो वहाँ पर आके अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। जैसे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर थे, तो उन्होंने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, है ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होके हो गए हैं। उनको वहाँ पे इसलिए लाया गया है ताकि वो स्पोर्ट्स के लिए अच्छे डिसीजंस में हेल्प कर सकें। ठीक है, हम देखते हैं जो भी हम देखते हैं ना कि हमारे बॉलीवुड एक्टर्स कुछ-कुछ हम देखते हैं, कुछ तो इलेक्टेड होते हैं, पर कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली, इवन द मोर प्रिसाइज वर्ड इज़ दे आर चूज़न, राइट? देयर सीट्स आर रिजर्व, इसीलिए उनकी सीट रिजर्व करी जाती है, ताकि उनकी फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में जब डिसीजन की बारी आए, तो उनकी स्पेशलाइज़्ड नॉलेज वहाँ पर यूज़ हो सके, ठीक है? तो डेमोक्रेसी इज़ मोर ऑफ इंक्लूसिविटी आइडिया रादर देन ओनली मेजॉरिटी, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमें स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना है, ठीक है? और इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, तो यहाँ पे सब पावर शेयरिंग के हमको सारे फेजेस दिखी जाते हैं, ठीक है? देखिए, पहले पावर शेयरिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। पहले के टाइम में लोग को सिर्फ रूल करा जाता था विद द हेल्प ऑफ मनी एंड किंग्स, है ना? एक किंग रहता था, वो अपने जनता को रूल करता था। अब ये तो उस किंग पे डिपेंड करता है कि वो अशोका है, अकबर है, या फिर वो मतलब औरंगज़ेब बन गया है उस एरिया का, ठीक है? कि जिस राजा की जितनी अच्छी इंक्लूसिव पॉलिसीज़ होंगी, उसकी जनता उतनी खुश रहेगी। अगर इनटॉलरेंस पॉलिसीज़ हैं औरंगज़ेब की तरह, तो वहाँ की प्रजा उतनी ही नाराज़ रहेगी या नाखुश रहेगी, ठीक है? पर ऐसा पहले होता ही क्यों था? मतलब क्यों पावर शेयरिंग नहीं होती थी? क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि सर्वाइवल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? पहले नेचुरली डिज़ास्टर्स भी ज़्यादा ही होते थे, लोग ज़्यादा उनके हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, अटैक्स, फॉरेन अटैक्स बहुत होते थे इंडिया में, ठीक है? इंडिया एज़ अ स्टेट डेवलप नहीं हो पाया था, तो दे बिलीव कि अगर कोई हमसे थोड़ा टैक्स लेके हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, सो व्हाई नॉट? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट, राइट? फिर धीमे-धीमे लोगों को लगने लगा या बताया गया ऐसा कि द किंग इज़ द चोज़न वन बाय द अल्टीमेट अथॉरिटी, बाय द अल्टीमेट गॉड। तो उन्हें लगा कि शायद भगवान ने ही इनको चूज़ करके भेजा है नीचे, इसलिए ही हम पे रूल कर रहे हैं। पर तो पहले के लोगों को ये लगता था कि द किंग्स आर चोज़न वन फॉर द रूल, है ना? उन पे रूल करने के लिए उनको भगवान ने चूज़ करा है। उनका कंपैरिज़न भी हमेशा अल्टीमेट अथॉरिटीज़ होता था। लेकिन धीमे-धीमे जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ऑक्यूपेशंस बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, धीमे-धीमे लोग एनलाइटेंड होने लगते हैं पढ़-पढ़ के,
देन दे रियलाइज कि पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट, है ना। तो धीमे धीमे मोनार्की से डेमोक्रेसी में शिफ्ट होता है, और जो पावर अक्यूमुलेशन था ये भी पावर शेयरिंग में शिफ्ट होना स्टार्ट करता है। डेमोक्रेसी ने इस थिंग को चेंज कर दिया, जो भी हम लोग का मानना था। फिर सिटीजन्स को ये यकीन होने लग गया कि उनकी भी मतलब कुछ से होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, थ्रू द इलेक्शन, थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, है ना, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और मीडिया। दे ऑल्सो वांट टू ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। डिफरेंट ग्रुप व्यूज सबके को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबका इंक्लूजन होना चाहिए। सो दैट केम विद द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, और इस तरह से ये पावर शेयरिंग का आइडिया सोसाइटी में इमर्ज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया में कैसे पावर शेयर होता है, किन किन लेवल्स में। तो इसके मतलब मेजॉरली इसके दो ही टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इज समथिंग दैट लेवल आर सेम, है ना, नो वन इज अबव और लेस, तीनों सेम ही लेवल पे हैं, बट देयर एरिया ऑफ वर्क इज डिफरेंट, है ना, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे आते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों में से कोई भी ज्यादा ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं, तीनों सेम ही लेवल पे हैं, बट देयर एरिया ऑफ specialization is different. Legislature is for making laws. They include both the opposition and the ruling party, ठीक है। लेजिस्लेचर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आई डोंट नो व्हाई। लेजिस्लेचर में ऑपोजिशन भी आता है, ठीक है बच्चों, और जो रूलिंग पार्टी है वो भी आती है, क्योंकि विदाउट द ऑपोजिशन यू कैन टेक अ डिसीजन, है ना। वो इतना कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं पार्लियामेंट में कि आराम से कोई स्मूथली भी कोई लॉ नहीं लेकर आ जा सकता। तो उनकी भी पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करे जाते हैं, उनका भी से उसमें रखा जाता है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज द रूलिंग पार्टी ओनली, की उनका मेन काम होता है एग्जीक्यूटिव, है ना। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव उसमें आएंगे, एग्जीक्यूटिव पार्ट में आएंगे, ठीक है। एंड देन जुडिशरी, की अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज में या फिर मेकिंग लॉज में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग के राइट्स ही लिए जा रहे हैं या गवर्नमेंट आउट ऑफ कंट्रोल होकर वर्क कर रही है, सो देन जुडिशरी कीप्स अ चेक ऑन इट, राइट। तो तीनों ही एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं, तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर जुडिशरी में किसी चीफ जस्टिस को हटाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना है, या किसी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है, तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टेक्स द डिसीजन, राइट। उनकी भी बहुत मेजर से होता है इसमें, ठीक है। वैसे ही अपॉइंटमेंट में भी यही होता है। जुडिशरी ऑल्सो टेक डिसीजन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, है ना, एंड लेजिस्लेचर। तो तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, कि एक दूसरे की पावर पर चेक करना और तीनों की पावर को बैलेंस आउट करना, है ना, कि नो वन गेट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स इन द गवर्नमेंट, कि जिसको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल गई पावर, देन दे विल ओवर रूल, ठीक है। तो इस बैलेंस को ही हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। नो ऑर्गन गेट्स अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर इंडिया क्या है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है, पार्लियामेंट इंक्लूड्स बोथ रूलिंग एंड द अपोजिशन, है ना, एंड अदर अदर पार्टीज एज वेल। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स देम, एंड सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लॉज दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, की कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही नहीं है, सो दे कैन इजिली वायलेट इट एंड स्ट्राइक इट डाउन, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, कि अगर कोई लॉ वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई ऐसा लॉ हो जाए कि नाउ गवर्नमेंट कैन टेक योर प्रॉपर्टी विदाउट कंपेंसेशन, दे डोंट वांट टू कंपेंसेट विद दैट, तो ये तो गलत चला जाएगा, इट्स नॉट अ, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज गलत हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा जो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड करा है, जो अभी रिसेंटली 2017 में आया था, टोटल स्वामी जजमेंट। इसमें राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 21 में इनकलकेट करा गया, और बताया गया सुप्रीम कोर्ट से कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, है ना। वी ऑल हैव द राइट टू प्राइवेसी टू enjoy our own company in a private space, and no government or government institution can take this right from all of us, ठीक है। तो ये ऐसे कई बार होता है कि जुडिशरी भी कुछ ऐसे प्रोविजंस लाके गवर्नमेंट की हेल्प कर देती है लॉ मेकिंग में। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है हमारे यहाँ, कि जो जिसका काम है सिर्फ वही करेगा, ठीक है। वी कैन easily कोऑपरेट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल शेयर, यानी कि लेवल वाइज शेयर, दैट हु इज द लेवल 1, हु इज द लेवल 2। तो सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट वर्क इन द सेंट्रल लेवल एट अ यूनियन लेवल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, एंड लोकल गवर्नमेंट के स्टेट लेवल भी, स्टेट भी बहुत बड़े बड़े हैं, महाराष्ट्र, यूपी, है ना।
तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ता है। किसके पास कौन सी पावर रहेगी, किसके पास कौन सी पावर नहीं रहेगी, इट इज़ गिवन इन शेड्यूल 7, ठीक है? इसमें लिस्ट दी रखी है जिसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में बताया गया कि कौन सी पावर यूनियन के पास है, कौन सी स्टेट के पास है, एंड कंकरेंट लिस्ट भी कि किसमें दोनों मिलके साथ लॉज बना सकते हैं। सी इंडिया का जो पावर शेयरिंग सिस्टम है वो हेवीली सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है? सेंटर की तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका थोड़ा-सा, ठीक है? इसको हम क्वाज़ी फेडरल भी कहते हैं कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है हम, क्योंकि स्टेट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी मतलब हटा के यूनियन वहाँ के लॉज़ बना सकती है, ठीक है? सो डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नीड्स, तो वहाँ पे अलग लॉज चाहिए इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। अब लोकली भी अलग अलग नीड्स है तो वहाँ के लिए लोकल गवर्नमेंट है। और कोई भी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन या लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो लोकल लेवल पे ही आके, स्वच्छ भारत मिशन इज अ सेंट्रलाइज मिशन है ना, पर वो होगा तो लोकल ही लेवल पे, पार्लियामेंट के आसपास की रोड तो साफ ही है, पर होगा तो वो गांव के लेवल पे ही जाके ना। तो हेयर कम्स द रोल ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है? एग्जाम्पल इन इंडिया, वही मैंने आपको जो बताया कि कौन सी लिस्ट में क्या दिया हुआ है। जैसे डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर गिवन इन यूनियन लिस्ट एंड यूनियन गवर्नमेंट, कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए एक ही है, यूनियन टेक द डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन। पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ आर द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड सैनिटेशन और लोकल रोड्स जो हमारे यहाँ होती है, जो भी हम देखते हैं कि रोड खराब हो रही है, रोड बन रही है, वो म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत का काम रहता है। अगर आप सबने पंचायत सीरीज देखी है तो उसमें हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट फंड नहीं आ रहा है तो रोड नहीं बन पा रही है, तो रोड के लिए लोग पंचायत से मांग कर रहे हैं कि रोड बन जानी चाहिए, एंड दे आर अगेन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट विद एमएलए, ठीक है? तो वो वाला चीज़ है कि पंचायत का ही यहाँ पे रोल होगा कि लोकल रोड्स कैसे बनेंगे, ठीक है? अब है सोशल ग्रुप्स। सी हर किसी को पावर में शेयर करने के लिए गवर्नमेंट का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, बट दे प्ले अ ह्यूज रोल इन पावर, इन टेकिंग डिसीजन एंड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। जो रिलीजियस ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, अब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज कोई एक्सटेंट हो रही है या कोई मतलब इसका प्रोमिनेंस धीमे-धीमे कम हो रहा है, तो उसके लिए लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इंकलकेट करा जाएगा डिसीजन मेकिंग में। लैंग्वेज के जो भी सुप्रीम होंगे, लैंग्वेज के जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होंगे, उनको इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है? एथनिक ग्रुप, सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, है ना? अभी जो अवार्ड सेरेमनीज चल रही हैं प्रेसिडेंट से, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलफेयर स्कीम्स निकाली या काम करा अपने ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए। तो उनके लिए हमें उन ग्रुप्स की ज़रूरत है, ठीक है? अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ट्राइबल ग्रुप का डेवलपमेंट कैसा होगा, तो ट्राइबल ग्रुप को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनानी पड़ेंगी, जिसमें हम उनसे उनकी हेल्प लेके पता कर पाएँ कि क्या नीडेड है उनके डेवलपमेंट के लिए, और इसी ग्रुप में वुमेन्स भी आती हैं। देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग हियर व्हिच आई फॉरगेट टू इनकलकेट, दैट वाज़ एलजीबीटीक्यू, है ना? प्लीज़ आप जेंडर वाले कॉन्सेप्ट को मेन एंड वुमेन तक प्लीज़ लिमिट मत करिए। डू इंक्लूड द points of transgenders and LGBTQ. It will help you to fetch good marks and get a better understanding of this world, ठीक है? तो कोई एक ग्रुप डोमिनेट ना कर, जैसे हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है या हम ट्राइबल्स कल्चर को इतना प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के लिए भी उन सोशल ग्रुप्स का भी इंक्लूड होना इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो सीट्स जो कि बहुत बच्चों को तकलीफ होती है कि मैम व्हाई द सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, बिकॉज दे आर हिस्टोरिकली वेरी यू नो उनको हिस्टोरिकली बहुत परेशान करा गया है। हिस्टोरिकली उनसे उनका लाइवलीहुड छीनने की कोशिश करी गई है। आप अभी जिस घर में रहते हैं, कल को गवर्नमेंट आए, घर ही हटा दे आपका, ठीक है? एंड नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड कंपनसेशन, सो व्हाट विल यू डू? तो उनके साथ तो हमेशा से ये हो रहा है, उनका घर ही उनका फॉरेस्ट था, ठीक है? एंड विद द सेक ऑफ डेवलपमेंट वी क्लियर्ड द फॉरेस्ट, और बिफोर अस द ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्लियर्ड देयर फॉरेस्ट, एंड उनका कल्चर ही बिल्कुल चेंज करके उनको एग्रीकल्चर में पुट कर देना। सो दे आर हिस्टोरिकली वेरी प्रेशराइज्ड, है ना? उनको बहुत परेशान करा गया, तो इसलिए उस सिस्टम को बैलेंस आउट करने के लिए जो उनके साथ गलत हुआ, वो इस वजह से वो बहुत पीछे रह गए। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए हम उनको कुछ सपोर्ट देते हैं, ठीक है? उस इसीलिए हम उनको रिजर्वेशन देते हैं,
और ये रिजर्वेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए रिजर्वेशन देने के बाद भी अभी भी वो सीट्स पूरी तरह से फिल नहीं हो पाते। इसका मतलब है कि अभी भी वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, अभी भी दे आर फेसिंग द कंफ्लिक्ट्स इन देयर लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आपको सोशल साइंस का स्टूडेंट होके इस बात पे कंफ्लिक्ट नहीं करना है, और इससे अच्छा तो ये होगा कि हम हेल्प कर सकें उनकी, उनको इस सोसाइटी का पार्ट बनाने में, उनको भी इंक्लूसिव फील करवाने में, ठीक है। एंड हियर कम्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसजेंडर एंड वुमेन्स एज वेल। रिसेंट एग्जाम्पल जो हमने देखा नारी शक्ति वंदन, जो कि पास नहीं हो पाया विद सर्टेन थिंग्स, लेकिन उसका जो मेन प्रोविजन था वो यही था कि 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी जाए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, क्योंकि ये देखा गया कि पंचायत और लोकल म्यूनसिपैलिटीज में जब सीट रिजर्वेशन हुआ वुमेन्स के लिए, सो देयर परफॉर्मेंस गॉट बेटर, है ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसीलिए इसी थॉट के साथ इस एक्ट को भी लाया लाया जाने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया। आई होप ये जल्द से जल्द पास हो जाए, है ना, और इसके अच्छे रिजल्ट भी हम सबको मिल सके। वैसे ही कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर शेयरिंग प्रोसेस, जिसको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। प्रेशर ग्रुप एज अ नेम सजेस्ट, इट क्रिएट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन फॉर देम, राइट। कि जैसे फार्मर ग्रुप, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था ना, सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप ओनली। ये फार्मर्स आर प्रेशराइजिंग ऑन गवर्नमेंट to take the decision that benefited that can benefit them, right। ऐसा डिसीजन ना ले जो उनके ही खिलाफ चला जाए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता ही है, जो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्ट लेती हैं, डायरेक्टली पावर में अपना हिस्सा चाहती हैं, ताकि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उनकी सेवा कर सके, है ना। कोलिशन गवर्नमेंट भी हमें पता है कि कई बार क्या होता है कि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती, कोई एक पार्टी क्लियरली नहीं जीत पा रही होती है, सो 2 or 3 पार्टीज कोलैबोरेट विथ ईच अदर एंड ट्राई टू विन द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट और इन द लोकसभा, ठीक है। तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, और उसमें पावर शेयरिंग होती है। कुछ टाइम के लिए किसी एक पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है, कुछ टाइम के लिए किसी एक पीरियड एक पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ये, पर अभी आपके लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत पहले होता था। अब ऐसा नहीं होता, क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है पार्टीज को, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स वही है जो कि इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट डिसीजन को, जैसे ट्रेड यूनियंस, है ना, कि बिजनेसमैन के यूनियंस बन जाना, ट्रेड यूनियंस बन जाना, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स बन जाना है, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एनजीओ बन जाना, जो कि ऐसे डिसीजन या ऐसे लॉज को के लिए प्रोटेस्ट करते हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स मिलके क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि वो ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले ले या लॉ ना लेकर आ जाए जो उनके खिलाफ चला जाए। इसमें एक और प्रोविजन आता है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, की अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर कोई लॉ आना चाहिए एंड यू वांट दैट, है ना, तो आप कैसे गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचाओगे। सो थ्रू द विद द हेल्प ऑफ पीआईएल, जो हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो करेक्ट एग्जांपल वही फार्मर ऑर्गेनाइजेशन वाला हमने देखा। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स अरावली रेंज में जो अभी सब कुछ वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसके लिए कितने सारे एनजीओ आ गया है। एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की, कहीं अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो बिजनेस एसोसिएशन क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट पे टू कट द टैक्स रेट, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स वाला पार्ट हो गया। सिर्फ पावर शेयर गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता है, सोसाइटी में और भी लेवल्स हैं जिनमें पावर शेयर होती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू रन स्मूथली, ठीक है। तो बस यही था इसका पार्ट। इसमें एक कार्टून बचा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो हियर इट इज मिस्टर पुतिन, है ना, रशिया के लीडर। और ये एक ऐसा पिक्चर है जहाँ पे हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक ऐसा कार्ट है, एक ऐसा हॉर्स है जिसको कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश करी जा रही है, बहुत ज्यादा उसको पुल करा जा रहा है, उसको कंट्रोल करा जा रहा है। पर जितना कंट्रोल करेंगे हॉर्स का रिसेंटमेंट उतना बढ़ेगा, एंड जब हॉर्स का रिसेंटमेंट बढ़ता है तो वो बहुत तेज भागता है और लोगों को गिराते हुए भागता है ना। तो वैसे ही कुछ है कि इट रेजेस कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी एंड पावर बिकम टू सेंट्रलाइज, ठीक है। ये बस आपके रेफरेंसेस के लिए दिया रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पिक्चर पेपर में आ जाएगा और आपको बताना पड़ेगा क्या इसका मतलब है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर बस इस चैप्टर से हम एक लेसन ले सकते हैं, डेमोक्रेसी वर्क बेस्ट व्हेन पावर इज शेयर्ड, नॉट कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन, एंड नॉट फॉर ओनली अ कंट्री बट फॉर द वर्ल्ड, फॉर अ फैमिली, फॉर अ इंस्टीट्यूशन, फॉर एनी प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड फॉर एनी स्कूल, है ना। अगर आपके क्लास में भी पावर एक्यूमुलेट हो जाएगी, कोई एक इंसान सारे डिसीजन लेगा, आपके फैमिली में भी कोई ओनर या फिर हेड ऑफ द फैमिली से डिसीजंस लेंगे, तो बाकी लोग इंक्लूसिव नहीं फील कर पाएंगे, ठीक है। उनको इंक्लूडेड फील नहीं होगा,
है ना? तो उनमें रिसेंटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी अपने आस-पास अपने बड़े लेवल पे तो नहीं, एटलीस्ट अपनी फैमिली लेवल पे ही डेमोक्रेसी को ला सकें, है ना? कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है, तो सारे फैमिली मेंबर्स का ओपिनियन सुना जाए, सारे फैमिली मेंबर्स की बात समझी जाए और फिर कोई डिसीजन लिया जाए, ठीक है? तो इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं।